ओके, चलिए हमारे साथ पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून। क्या तंग कर रहा है मार्केट को आपके हिसाब से? पिछले कुछ दिनों में 10-12 दिन में जिस तरीके से मार्केट पहले कंसोलिडेट किया और अब जिस तरीके से करेक्ट कर रहा है। आई थिंक अनुज, काफ़ी रिकवरी अच्छी हमने देखी थी मार्केट में। और अब थोड़ा मार्केट का ध्यान है कि नेक्स्ट ट्रिगर्स ढूंढे। और सबसे बड़ा ट्रिगर है जो अनुज अभी स्टार्ट हुआ है, अर्निंग सीजन कोई धमाकेदार स्टार्ट नहीं हुई है, तो आई थिंक थोड़ा एक डिफेंसिवनेस है मार्केट में। मुझे नहीं लगता कि कैश मार्केट से बाहर जा रहा है या इन्वेस्टर्स मार्केट से प्रॉफिट बुकिंग का मूड है या कुछ है। थोड़ा वेट एंड वॉच का मूड है कि देखा जाए क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, स्पेशली लार्ज कंपनी से, ग्रोथ कंपनी से क्या गाइडेंस है, क्या कमेंट्री बन रही है। तो बेट्स ले जाएं। तो मुझे लगता है कि एक और 2 हफ्ते इसी तरह एक नैरो जोन में कंसोलिडेट होते हुए निकल जाएं तो वो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और दूसरा, उसमें कोई बुराई भी नहीं है कि मार्केट में जो रिवॉर्ड करे उन कंपनीज को जो आउट परफॉर्म करे रिजल्ट्स में। अभय जी, हालिया ब्रेकडाउन, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। हालिया ब्रेकडाउन में सबसे बड़ा ब्रेकडाउन है आईटी में, और ये उस वक्त ज़्यादा खलता है जब यूएस में नैस्डैक काफ़ी अच्छा कर रहा हो। हालांकि वहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक इशूज़ थे, इन्वीडिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन था उस प्राइस परफॉर्मेंस में नैस्डैक की। लेकिन आईटी के इस टीसीएस के नंबर्स को आपने कैसे रीड किया? इसको आप पूरे सेक्टर का एक मतलब धीमा मान के चलेंगे, या फिर ये स्टॉक स्पेसिफिक था ओनली? आपका आईटी पे टेक इस वक्त? ये देखिए, मेरा आईटी पे टेक धीरज, सॉरी वीरेंद्र, में काफ़ी 2 साल से लिटरली हमारा वही है। और पिछले बार भी आपके चैनल पे ही जो डिस्कशन हुआ था उसमें मैंने बोला था कि आईटी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कुछ लेने का मन है, क्योंकि कमेंट्री अक्रॉस द सेक्टर वीक है हमारी कंपनीज की। और विनेंदर, इसमें जो हमारी आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं इनको हम नैस्डैक से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कंपनीज हैं वो एक सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये इनोवेटर्स नहीं है। नए प्रोडक्ट्स, नए डिज़ाइंस ये नहीं ढूंढते हैं। ये यूजर्स हैं उनके, और उसके यूज करके ये अपने जो कस्टमर्स हैं, लार्ज ग्लोबल कस्टमर्स हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो पूरा मार्केट है ये स्ट्रक्चरली चैलेंज्ड है। ये जो बिजनेस है, जहाँ पे लेबर इंटेंसिव बिजनेस मैं इनको कहूँगा, जो माइग्रेट नहीं हो पाया है अभी भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पे। तो थोड़ी बहुत हल्की कोशिशें हुई हैं, पर वो पूरी कोशिश अभी तब्दील नहीं हुई है उसमें। और ये चैलेंज सिर्फ इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज का ही नहीं है, ये एक्सेंचर, कैपजेमिनाई, आईबीएम जैसी ग्लोबल कंपनीज का भी है कि ग्रोथ के लिए सब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो टीसीएस का नंबर है वीरेंद्र, ये मैं कहूँगा ये फिर भी अच्छा है जो अब हम बाकी आईटी सर्विसेज कंपनीज में देखेंगे, क्योंकि टीसीएस फिर भी एक लीडर है, एक कॉस्ट लीडर है, एक प्राइस लीडर है। तो बाकी कंपनी से और इस सेक्टर से रिजल्ट्स में मेरी पूरी उम्मीद है कि ये ना उम्मीद करेंगे, और जैसा करते आ रहे हैं। तो एक वैल्यू ट्रैप है ये पूरा सेक्टर मेरे हिसाब से वीरेंद्र। और इन्वेस्टर्स को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मॉडल कन्वर्ट हो टेक्नोलॉजी में, मार्जिन्स बढ़े, सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस बढ़े, तब इन्वेस्टर्स को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। अभी इसमें मुझे नहीं लगता है कि ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है पूरे आईटी सर्विसेज सेक्टर में। ओके, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी शायद ना हो इस समय पर। एक स्पेस जहाँ क्लियरली मार्केट अब कुछ मोमेंटम सेंस कर रहा है वो है फार्मा। आप जी। देखिए ग्लेनमार्क की इतनी मैसिव डील हुई, उसके बाद आज भी देखें अगर हम, तो इतने सारे फार्मा स्टॉक्स इतने शानदार मूव्स दिखा रहे हैं। अभी ग्रैन्यूल्स में अच्छा मूव आ रहा है, लॉरस लैब्स, पिरामल फार्मा, इन सब में एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर आईपीओ भी आ रहा है इस स्पेस में। यहाँ क्या भी होगा आपका? ये बहुत पॉजिटिव है अनुज। और पिछले अगेन बात होती रही हमारी, हमारा बड़ा होल्डिंग है फार्मा में एज अ सेक्टोरल एलोकेशन पिछले 2-3 साल से। और वो इसलिए कि जो भी मेहनत करी इंडियन फार्मा कंपनीज ने अक्रॉस द बोर्ड, जो इनोवेटर्स हैं, सीडीएमओ कंपनीज हैं, जेनरिक कंपनीज हैं, सब ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, कंप्लायंस में, यूएस एफडीए के कंप्लायंस में, इम्प्रूविंग जीएमपीए जिसको हम कहते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया। तो एक जो पूरा अपग्रेड हुआ सिस्टम का फार्मा का पिछले 5 साल की, 6 साल की मेहनत के बाद, अब उसको रिवॉर्ड कर रहा है मार्केट। और मुझे लगता है कि फार्मा
के जो रिजल्ट्स हैं और जो कमेंट्री भी है वो सरप्राइज करेगी एनालिस्ट को भी अपसाइड पे, और हम देखेंगे अपग्रेड्स आफ्टर रिजल्ट्स। तो अक्रॉस द बोर्ड मेरा पर्सनल व्यू फार्मा पे बहुत पॉजिटिव है। आई थिंक इंडिया में ये एमर्ज करेगा एज अ मैन्युफैक्चरिंग हॉटस्पॉट जो ग्लोबल मार्केट्स ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और क्योंकि इसमें एक इनोवेशन है, ये सिर्फ एक लेबर इंटेंसिव बिजनेस नहीं है जो बन रहा है। जो सारी कंपनीज के आपने नाम लिए अनुज, और भी उनके जैसी कंपनीज हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। और एक तरह से जो चाइना प्लस वन है वो भी स्लोली और स्टेडली इन्होंने अपने फेवर में यूज किया है। तो इस सब का रिवॉर्ड डेफिनेटली मार्केट देगा इन्हें अनुज। ओके, अच्छा अभय जी, एक टर्म होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब उसका न जाने कारण क्या है पीएसयू बैंक्स के साथ है। अभी भी कोलैप्स नहीं हो रहे हैं, अभी भी इन कंपैरिजन टू लास्ट 5 दिन में अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंक की तुलना में अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रश्न मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि इस वीकेंड सारे के सारे नंबर्स ड्यू हैं बड़े बैंकों के। क्या कारण है इस रिलेटिव स्ट्रेंथ का? क्या ये क्योंकि एफआई सेलिंग के बहुत बड़े टारगेट नहीं होते, ये एक कारण है? आपको अगर चुनाव करना हो इस वक्त बैंकों में तो किस तरफ झुकाव है आपका? कि देखिए वीरेंद्र, मैं बैंकिंग सेक्टर को 3 सेगमेंट्स में बांटता हूँ। एक है लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फिर दूसरी तरफ हैं मीडियम एंड स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और तीसरे हैं पीएसयू बैंक्स। और पीएसयू बैंक्स की एक स्ट्रेंथ का हमेशा ये एक कारण ये है कि उनकी जो ब्रांच प्रेजेंस है वो बहुत ही जबरदस्त है, और उसकी वजह से वो एक ऐसे सेगमेंट्स ऑफ बोरोवर्स को और डिपॉजिटर्स को केटर कर पाते हैं जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जो अभी भी इतनी बड़ी ब्रांच प्रेजेंस नहीं बनाना चाहते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, प्रॉफिट पे फोकस ज़्यादा है, वो उसको मीट नहीं कर पाते हैं। तो एक बड़ा सॉलिड एडवांटेज है लार्ज पीएसयू बैंक्स पे। और दूसरा, जो गवर्नमेंट का क्लियर डायरेक्शन है कंसोलिडेशन की तरफ, कि जो बड़े पीएसयू बैंक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, ये कैनरा बैंक, ये बड़े होते जाएं और छोटे वाले बैंक्स इनको मर्ज करते जाएं। तो आई थिंक ये एक रीज़न है कि जो एक वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो ड्रिवन है डिविडेंड के और रिलेटिवली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के, वो पीएसयू बैंक्स में हमेशा इन्वेस्टेड रहेंगे और रहना भी चाहिए। आई थिंक अच्छा सेगमेंट है इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। हमारा फोकस जो है वो है स्मॉल एंड मीडियम साइज प्राइवेट बैंक्स, एसएफबी, स्पेशली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो अब अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सल बैंक्स बनने के लिए। और एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी है जो अभी हमने ऐड करी है। वो इसलिए वीरेंद्र, क्योंकि मुझे लगता है ये सेगमेंट सबसे ज़्यादा पिटा था क्रेडिट साइकिल डाउनटर्न में पिछले 12 महीनों में, और अब रिकवरी भी इसमें सबसे ज़्यादा फास्ट आएगी, और वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल हैं एक टाइम बुक वैल्यू पे। तो मुझे लगता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, ये थोड़ा कॉन्ट्रेरी बेट है, पर ये आउट परफॉर्म करेंगे रेस्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर को। ओके। अच्छा, ये इन पर बात हुई क्या हमारी कैपिटल मार्केट से जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इन पर हमने जब लास्ट टाइम बात की थी उसके बाद से आपके बीच में बहुत, जिसे कहते हैं ना, लॉट ऑफ वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज। तो अब सेबी के स्टेप्स के बाद, टर्नओवर नीचे गिरने के बाद, अब क्या व्यू रहेगा इन पर? और एक मार्केट ने क्लियरली एक व्यू लिया है कि जैसे एचडीएफसी एएमसी है, वो स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है, बीएससी, एंजल वन, इसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी है, लेकिन आज इनमें भी अच्छी रिकवरी है। इस स्पेस पर क्या व्यू होगा आपका? आई थिंक ये कंपनीज के प्राइसेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बीएससी, एंजल वन, एमसीएक्स, पर ये रिलेटिव बेसिस पे अनुज जी अभी भी मिड कैप स्टॉक्स हैं, तो प्राइस वॉलेटिलिटी रहेगी इसमें न्यूज़ ड्रिवन। जब जेन स्ट्रीट के ऊपर बैन लगा तो एक सेल ऑफ हमने देखा, क्योंकि ब्रोकरेजेस जो हैं, नुवामा जैसे ब्रोकरेजेस हैं, प्लस एक्सचेंजेस हैं, उनका काफ़ी वॉल्यूम ड्राइव होता है जेन स्ट्रीट जैसे लार्ज स्पेकुलेटिव आर्बिट्राज फंड से। तो पर जब आज जेन स्ट्रीट का अनाउंसमेंट आया कि वो अपना डिपॉजिट जो भी पेनल्टी है वो डिपॉजिट कर देंगे और वो वापस बिजनेस करना चाहते हैं, तो एक वापस रिकवरी देखी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का शिकार रहेंगे जब तक ये लार्ज कैप नहीं बनते हैं। पर मुझे अभी भी लगता है कि ये जो स्पेस है ब्रोकरेज का और एक्सचेंजेस का, ये ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा। कम वोलेटाइल इसमें रहेगा सीडीएसएल, कैम्स, के फिनटेक जैसी कंपनीज, जो
उनको ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो केटर करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को, तो उनका बिजनेस मॉडल ज़्यादा स्टेडी रहेगा। ये जो है ब्रोकरेजेस और एक्सचेंजेस, इनका प्राइस थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, पर डेफिनेटली अगर 3 से 5 साल का इन्वेस्टर्स का एपिटाइट है, तो दे कैन इजीली एक्सपेक्ट 20-25% एनुअल रिटर्न इन सब इस स्पेस से। अच्छा भाई जी, पिछले 5 दिन मतलब स्पेशली इस अर्निंग सीजन, इस क्वार्टरली अपडेट्स के क्रम में एक सेक्टर ने और अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस दी है, और वो है एफएमसीजी और कंपनियों की टिप्पणियां रिगार्डिंग वॉल्यूम्स, रिगार्डिंग आई थिंक आने वाले वक्त पे सूरत हाल क्या रहेगा, और प्राइस सेक्शन भी ठीक ठाक रहा है बाजार का। और ये वो तबका है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया अब तक। 22,000 से लेकर 25,600 का इंडेक्स हो गया, लेकिन रत्ती भर पार्टिसिपेशन नहीं है। आप लोगों ने एफएमसीजी में कुछ एडिशन किया इन नंबर्स के बाद? देखिए वीरेंद्र, ये हम ट्रेडिशनल एफएमसीजी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर ग्रोथ प्रेशर रहेगा, मार्जिन प्रेशर रहेगा, पर इसको दूसरी तरह से प्ले करने का इन्वेस्टर्स का मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप उन कंपनीज को देखें जो कंज्यूमर इंटरनेट बिजनेसेस हैं, और वो बिजनेस जो है वो फास्टर ग्रो कर रहे हैं। वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच्ड हो सकती है, पर सबका ग्रोथ 30-40% का है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ये जो कंपनीज हैं, ये एफएमसीजी, ये रीजन है एक कि एफएमसीजी कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से ये प्रोडक्ट डिस्काउंटिंग कर पा रहे हैं और कंज्यूमर को सेम प्राइस पे बेटर वैल्यू दे पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज हैं वो एक बहुत बड़ी मैसिव अपॉर्चुनिटी। और मैकेंजी की अभी एक रिपोर्ट भी आई थी हाल में, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया में अगले 5 साल में ई कॉमर्स जो है वो एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी स्पेस है। तो गिनी चुनी लिस्टेड कंपनीज हैं इसमें, पर जो भी हैं और जिनके आईपीओ भी अभी आएंगे, मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को उसमें शायद ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है रिटर्न बनाने की, कंपेयर टू ट्रेडिशनल एफएमसीजी कंपनी जो अभी भी पुराने फिजिकल मॉडल को ही पुश कर रही हैं और ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। हम्म। ओके अभय जी, शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। अब आगे बढ़ें और